जय हिंद डियर स्टूडेंट। एनडीए की सार जो हमारी सीरीज चल रही थी उस सीरीज के हम 2021 वाले सेशन में पहुंच चुके हैं। आज हम लोग वर्ष 2021 का जो पार्ट सेकंड है उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। वर्ष 2021 का जो एनडीए का पेपर हमारा सेकंड था, उस सेकंड वाले पेपर में ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है हमारा, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ये वाला पेपर आप देखेंगे तो बच्चों बहुत ही सिंपल पेपर था, यानी कि अभी तक आप लोगों ने जो 4 वीडियोस देखे हैं 2022 के, शायद उन सभी में सब आप देखेंगे तो सबसे सिंपल जो क्वेश्चन का लेवल आपको मिलेगा शायद इस वाले पेपर में आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग बिना कुछ डिले किए आज के हम लोग पहले क्वेश्चन के ऊपर हम जाएंगे। बच्चों फर्स्ट जो क्वेश्चन है आज की सीरीज का सबसे सिंपल क्वेश्चन है, आपने देखा था बच्चों जैसा क्वेश्चन ये दिख रहा है मुझे कि निम्नलिखित ग्रह में से कौन सा आकार में सबसे बड़ा है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह इनमें से बताना है, ना कि लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। यदि ऐसा पूछता तो हम जुपिटर को, बृहस्पति को बता देते, बट इसने यहाँ 4 आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, इन 4 में से हमें किसी एक को टिक करना है। तो आप लोगों ने बच्चों पढ़ा होगा किसके बारे में, प्लेनेट के बारे में, ग्रह के बारे में। तो सबसे पहले बुध ग्रह हम लोग देखते हैं, मर्क्यूरी। ठीक है, बुध के बाद हम लोग शुक्र ग्रह के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, विनस। शुक्र के बाद में हम किसके बारे में, पृथ्वी, अर्थ, पृथ्वी। पृथ्वी के बाद में हम लोग देखेंगे मंगल, मार्स। मंगल के बाद में हम लोग जाएंगे बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद में हम देखेंगे शनि, अरुण, वरुण और यम। शनि के बाद में अरुण, और अरुण के बाद में वरुण। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा ये जुपिटर है, ये सैटर्न है, ये यूरेनस है और ये नेपच्यून है। ठीक है, ये डिस्टेंस के फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा सन से डिस्टेंस के फॉर्म में ये आपके जो 8 प्लेनेट है इस तरह से अरेंज है। तो ये जो पीछे वाले 4 प्लेनेट है जिसको हम ग्रेट प्लेनेट बोलते हैं, वृहद ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, वृहद ग्रह, या जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेट प्लेनेट। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, ग्रेट प्लेनेट भी बोलते हैं, वृहद ग्रह भी हम लोग कहते हैं बच्चों। ठीक है, इनको हम लोग आगे वाले को हम इनर प्लेनेट और इनको हम आउटर प्लेनेट बोलते हैं। इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लेनेट और इनको हम लोग गैसियस प्लेनेट भी बोलते हैं। तो ये जो 4 आपके ग्रह हैं ये क्रम से जमे हुए, सबसे बड़ा, ये दूसरा सबसे बड़ा, ये तीसरा सबसे बड़ा, ये चौथा सबसे बड़ा। ठीक है, और 5 से पृथ्वी है ना, 5वां सबसे बड़ा। ये आप लोग ऐसे याद रख लेना, ईवीएम। ठीक है, कैसे याद रखोगे, ईवीएम। 4 तो सीक्वेंस से है, पहला सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, तीसरा और चौथा। फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट और फोर्थ लार्जेस्ट। 4 प्लेनेट तो आपको सीक्वेंस से मिल ही रहे हैं। ठीक है, और इन 4 के बाद आपको क्या लिखना है, ईवीएम लिखना है। क्या लिखना है, ईवीएम। तो ई से हम बना लेंगे अर्थ, ठीक है, वी से हम बना लेंगे विनस, शुक्र, एम से हम लोग क्या बना लेंगे, एम से हम बना लेंगे मार्स, मंगल, और सबसे छोटा हम लोगों को पता मर्क्यूरी, बुध। सबसे छोटा हम लोगों को क्या पता है, मर्क्यूरी, बुध। तो देखो ये 4 प्लेनेट हमारे ऑप्शन में दिए हुए, पृथ्वी दिया हुआ है, ये पृथ्वी दे रखी है। ठीक है, शुक्र दे रखा है, ये शुक्र। ठीक है, मंगल दे रखा है, ये मंगल, और सबसे छोटा दे रखा बुध। यानी कि आप देखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है। ठीक है, ये 4 आपके घटते क्रम में और फिर ये 4 घटते क्रम में। तो आप आसानी से यहाँ बच्चों आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि इन 4 ग्रह में सबसे बड़ा जो ग्रह है वो पृथ्वी या अर्थ है। ठीक है, जहां पर लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह है वो सब उस हिसाब से हम लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है जो एक व्यक्ति को अपना जीवन चलाने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन था आज का हमारा, उसका राइट आंसर क्या देखने को मिल गया हम लोगों को, अर्थ। ठीक है, चलिए आज का सेकंड जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। अगेन मैं आपसे बोला हूं कि आपको हर एक एग्जाम में ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि जो बच्चा एनडीए की तैयारी कर रहा है वो ये ठान ले कि मुझे ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। उसमें रेलवे हो, चाहे रोड हो, चाहे आपका एयर हो, चाहे वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो। ठीक है, तो चलिए आज का जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हम लोगों से वही मैच द कॉलम के फॉर्म में एक तरफ पोर्ट दिए हुए और एक तरफ उनके स्पेशल फीचर दे रखे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से रेलवे जोन वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है और इसी प्रकार से यहाँ आपके बंदरगाह पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। मुंबई जो बंदरगाह है ये भारत का सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट पोर्ट है। जो मुंबई पोर्ट है ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट या बिजिएस्ट आपका पोर्ट है। दूसरा हम लोग देखेंगे विशाखापट्टनम, क्योंकि ये डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी से घिरा है। किससे घिरा हुआ है, डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी से, इसलिए इसको हम भू आवेष्टित या लैंडलॉक्ड पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, भू आवेष्टित या लैंड लॉक्ड पोर्ट। क्या बोलेंगे इसको, लैंड लॉक्ड पोर्ट। क्यों, क्योंकि किससे घिरा हुआ है,
ये डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी से घिरा हुआ है, सबसे गहरा भी है, सबसे सुरक्षित भी, सबसे गहरा है। सुरक्षित इसलिए क्योंकि किससे घिरा हुआ है? डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी से। तो विशाखापट्टनम को हम क्या बोल देंगे? भू आवेष्टित बंदरगाह या लैंडलॉक्ड पोर्ट। विशाखापट्टनम को लैंडलॉक्ड पोर्ट बोल दिया, ठीक है। फिर चेन्नई जो पोर्ट है एक आर्टिफिशियल पोर्ट है जो तमिलनाडु के किनारे है, ठीक है। ये जो चेन्नई है पूर्वी तट पर स्थित एक प्राचीनतम बंदरगाह है। पूर्वी तट पर स्थित एक प्राचीनतम, किसी बच्चे को नहीं भी पता होगा तो भी वो आइडेंटिफाई कर सकता था, क्योंकि कोच्चि तो हम लोग देखें केरला के किनारे हैं। और केरला कहाँ पड़ता है? तो केरला पश्चिमी घाट वाले रीजन में पड़ता है, ठीक है। तो कोच्चि वैसे भी आपका ऑप्शन सामने नहीं आ रहा था। तो चेन्नई को हम लोगों ने बोल दिया ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ दी ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट का सबसे प्राचीनतम भी और पूर्वी घाट का सबसे बड़ा भी है, ठीक है, और आर्टिफिशियल पोर्ट है, ठीक है। और लास्ट में जो कोच्चि है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? क्वीन ऑफ अरेबियन सी। कोच्चि जिसको अरब सागर की रानी हम लोग कहते हैं। तो आप इस तरीके से कोड जब बनाएंगे तो बच्चों ए का होना चाहिए 2, तो ए का आप लेकर आएंगे 2 जगह 2 आपको मिल रहा है। बी का होना चाहिए 3, बी का 3, सी का होना चाहिए 4, सी का 4, और डी का होना चाहिए 1, डी का 1। यानी कि राइट आंसर हमारा क्या हो गया बच्चों? बी। राइट आंसर क्या है? बी। और इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों को नेक्स्ट ईयर में भी देखने को मिले हैं, हम लोग पुराने पेपर में हम देख करके आए हैं। आज का थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा, है ना, काफी फेमस क्वेश्चन है, एनडीए सीडीएस वगैरह में रिपीटेशन में आते रहते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्रेटर झील है? क्रेटर झील क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो क्रेटर वर्ड हम लोग 2 जगह उपयोग करते हैं बच्चों। कहाँ कहाँ? एक तो ज्वालामुखी वॉल्केनो में, ठीक है, कि ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है, वॉल्केनिक जब इरप्शन होगा, तो वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम पर ज्वालामुखी उद्गार के समय जो हमारे अर्थ के अपर मोस्ट पार्ट में जहां से लावा बाहर आएगा, वहां एक ये जो फनल शेप्ड कीपाकार जो आकृति बनती है, इस कीपाकार आकृति को हम क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेटर। यदि इससे छोटा हम लोग देखेंगे यदि होगा तो उसको मार कहा जाएगा, यदि इससे बड़ा होगा तो उसको काल्डेरा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? काल्डेरा, ठीक है। क्रेटर से छोटी संरचना है, छोटा फनल होगा तो मार, थोड़ा बना होगा तो क्रेटर, और उससे भी बड़ा क्रेटर होगा या फनल होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? काल्डेरा बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो ज्वालामुखी क्रेटर होता है, वॉल्केनिक क्रेटर होता है, और दूसरा आपने नाम सुना होगा मेटियोर और मेटियोराइट्स का। मेटियोर और मेटियोराइट्स, उल्काश्म और उल्का पिंड। उल्काश्म और दूसरा क्या पढ़ रहे बच्चों? उल्का पिंड, मेटियोर एंड मेटियोराइट्स। तो ऐसे आकाशीय पिंड जो हमारे पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में आ जाए घूमते घूमते, और जब हमारी पृथ्वी उनको अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण आकर्षित करे, और ऐसे पिंड जो नीचे पृथ्वी पर पहुंचने के पहले ही जलकर राख हो जाते हैं, उनको हम उल्काश्म कहते हैं, मेटियोर कहते हैं, ठीक है। और ऐसे आकाशीय पिंड जो पूर्णतः जलकर राख नहीं हो पाते हैं, बड़े पिंड थे, और कहां आकर के गिरते हैं? पृथ्वी की सतह पर। तो जहां पर वो जाकर गिरेंगे बच्चों, उस स्थान पर क्या होगा? एक ट्रेंच गर्त का निर्माण हो जाएगा, और उस गड्ढे में वर्षा का पानी भर जाने से जो झील बनेगी, उस झील को भी हम क्रेटर झील कहते हैं, ठीक है। तो क्रेटर का निर्माण 2 प्रकार से हो सकता है, एक उल्कापाती क्रेटर होता है, मेटियोरिटिक क्रेटर होता है, और दूसरा वॉल्केनिक क्रेटर होता है, ठीक है। तो यहां पर जो आप ऑप्शन देख रहे होंगे, जो लोनार झील है महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में, महाराष्ट्र के कहां पर है? बुल्डाना जिले में। ये महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले की जो कौन सी झील है? लोनार झील है। वो एक प्रकार की कैसी झील है? वह एक प्रकार की क्रेटर झील है। सांबर झील की हम बात करेंगे तो सांबर झील राजस्थान में है, खारे पानी की हम बताते हैं इसको, और एक प्रकार की वायु निर्मित झील है। वायु निर्मित झील है, मरुस्थलीय क्षेत्र में इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील है, एक प्रकार की लेगून झील है जो उड़ीसा में है, ठीक है। और वेम्बनाड झील भी एक प्रकार की लेगून झील है जो कहां पर है? केरला स्टेट में है, ठीक है, जो किस राज्य में है? केरल राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़े। तो आज का क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट है, किसी मरुस्थल में अल्पकालिक झील का सूक्ष्म कणी संस्तर किस नाम से जाना जाता है? फाइन ग्रेन बेड ऑफ इंपेरियल लेक इन ए डेजर्ट इज आल्सो नोन एज। अब आपको ये पता होगा बच्चों कि मान लीजिए कोई डेजर्ट एरिया है ना। डेजर्ट कौन सा होना चाहिए? ड्राई डेजर्ट होना चाहिए, शुष्क मरुस्थल। कैसा मरुस्थल होना चाहिए? शुष्क मरुस्थल, ठीक है। अब इस शुष्क मरुस्थल में ये यहाँ पर क्या है? आपके फाइन पार्टिकल से बालू के कण हैं, और जब ये बालू के कण यहाँ पर जमा है और इधर से क्या होगा? पवने चलेगी, विंड का जब यहाँ पर क्या होगा? ब्लो होगा। विंड जब यहाँ ब्लो होगी तो इस विंड के साथ में कुछ फाइन पार्टिकल जो होंगे, बालू के कण होंगे, वो भी ट्रेवल करेंगे, और हो सकता है यहाँ से कुछ आपके जो सैंड पार्टिकल्स थे, ये सैंड पार्टिकल्स ट्रेवल करके इधर चले जाए, कुछ हवा के साथ में इधर चले जाए। और यहाँ पर यदि छोटा ट्रेंच, छोटा गर्त बनेगा तो इसको हम लोग बोल देते हैं ब्लो आउट या वात गर्त। क्या बोलते हैं?
ब्लो आउट या वात गर्त। लेकिन ये यदि गर्त बड़ा होगा और इसमें वर्षा ऋतु का पानी आकर के भर जाएगा तो इससे बनने वाली जो आपकी टेम्परेरी लेक होगी उसको हम पलाया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पलाया। क्या कहेंगे उसको? पलाया। और यदि ये खारे पानी का होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम सेलिनोस कहेंगे। खारे पानी का होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? सेलिनोस कहेंगे। क्या कहेंगे? सेलिनोस। जबकि जो उल्टी नाव जैसी संरचना बनती है, जैसे मान लीजिए ये कोई पर्वत पहाड़ था और यहां से कौन आ रहा है? मोराइन। मोराइन मतलब हिमोड़। जब ग्लेशियर अपने साथ सेडिमेंट्स को लेकर आता तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोराइन बोलते हैं। ठीक है, जैसे पानी अपने साथ जो लेकर आता है उसको हम जलोढ़ कहते हैं, एल्यूवियल। वैसे हिमानी अपने साथ जो लेकर आ रही वो क्या है? मोराइन है, हिमोड़ है। ठीक है, तो जब ये मोराइन आएंगे तो इस मोराइन के नीचे स्प्रेडिंग से तो हम बनाए थे ब्लो आउट, सॉरी आउटवाश प्लेन। क्या बनाए थे? आउटवाश प्लेन। बट ये नीचे आकर के यदि रिवर्स बोट लाइक, उल्टी नाव के जैसा जमा हो जाए ये सेडिमेंट्स, किसके जैसा जमा हो जाए? उल्टी नाव के जैसा, रिवर्स बोट लाइक स्ट्रक्चर है ना, उल्टी नाव के जैसा जम जाए तो उल्टी नाव जैसा जो स्ट्रक्चर बनेगा, इस उल्टी नाव जैसा स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ड्रमलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रमलीन। और इस ड्रमलीन से रिलेटेड क्वेश्चन ही हम लोगों से पूछा जा चुका है कि इसी को हम क्या बोलते हैं? एग बास्केट टोपोग्राफी। एग बास्केट टोपोग्राफी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों से प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे हम लोग देखें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो प्लाया है वो एक कैसा टेम्परेरी लेक है जो डेजर्ट वाले रीजन में बनता है और ये पवन द्वारा निर्मित एक आकृति है। ठीक है, पवन के द्वारा निर्मित एक आकृति। और कैसी आकृति है? पवन जब चलेगी तो उस क्षेत्र में बालू के बहाव के कारण एक ट्रेंच गड्ढा बनेगा और उसमें वर्षा ऋतु का पानी आकर जमा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौम जल के वितरण को प्रभावित नहीं करता? ग्राउंड वाटर जो है उस ग्राउंड वाटर को कौन अफेक्ट नहीं कर रहा है? ठीक है, यानी कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो ग्राउंड वाटर लेवल को अफेक्ट नहीं करता है? तो बच्चों देखो, वर्षण की मात्रा ये तो करेगा। यदि वर्षा कम होगी तो ग्राउंड वाटर लेवल कम होगा, यदि वर्षा ज्यादा होगी तो ग्राउंड वाटर लेवल ज्यादा होगा। हम लोग देखते ही हैं अधिकांश बच्चे यदि किसान परिवार से संबंध रखते होंगे तो जिस साल वर्षा कम होती है उस साल कुएं ट्यूबवेल में पानी कम होता है और जिस साल वर्षा अधिक होती है उस साल कुएं और ट्यूबवेल में पानी ठीक ठाक होता है। दूसरा, वाष्पीकरण की दर ये भी करेगा। यदि इवापोरेशन ज्यादा होगा तो ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला जाएगा, इवापोरेशन कम होगा तो ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर रहेगा। ठीक है, आगे देख रहे भौमजल प्रणाली में जल के अंतः स्थल इनफिल्ट्रेशन, यानी कि मान लीजिए किसी स्थान पर कठोर चट्टान है। कैसी चट्टान है? कठोर। तो कठोर चट्टान में इनफिल्ट्रेशन कम होगा और जो मुलायम चट्टान है उसमें पोरेसिटी बहुत ज्यादा, छिद्र बहुत ज्यादा, उसमें इनफिल्ट्रेशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो यदि इनफिल्ट्रेशन ज्यादा है तो वहां ग्राउंड वाटर लेवल ज्यादा और इनफिल्ट्रेशन कम है तो वहां ग्राउंड वाटर लेवल कम। इसीलिए तो हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग जब करते हैं तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्यों हम लोग बड़े बड़े बोल्डर, कंकड़ पत्थर और हम लोग ईंट का जो चूरा भट्टा रहता है वो जाकर के हम उसमें डालते हैं, है ना? इसीलिए डालते हैं ना ताकि पोरिसिटी मेंटेन रहे, छिद्र बने रहे और इन छिद्रों से आसानी से पानी कहां चला जाए? अंदर चला जाए। ठीक है, लेकिन अगला हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर समुद्र से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, तो ये जो फोर्थ फैक्टर है ये आप लोग देखेंगे अफेक्ट नहीं करता है। चौथा जो कारक है ये अफेक्ट नहीं करेगा। तो राइट आंसर क्या पूछ रहा था? कौन सा प्रभावित नहीं करता है? तो ये तीनों तो करते हैं, ये प्रभावित नहीं करता। समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी प्रभावित नहीं करती है। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखें तो देखो जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से सुनना, यहां पर पूछ रहा कौन सा स्टेटमेंट बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड राइट नहीं है, यानी कि आपको रॉन्ग स्टेटमेंट क्या करना है? इसमें छाटना है बच्चों। तो देखो बायोडायवर्सिटी जो वर्ड है उसको कॉइन किया था किसने? वाल्टर जी रोजेन ने 1986 में। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा, बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट जो वर्ड है उसको 1988 में किसने? नॉर्मन मायर्स ने क्या किया? इसको कॉइन किया है। ठीक है, नॉर्मन मायर्स ने। तीसरा हम देखेंगे ऐसे क्षेत्र में बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट कहलाते हैं जहां बहुत अधिक जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी ज्यादा होती है, यानी कि वहां प्लांट एनिमल्स की स्पीसीज बहुत ज्यादा होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट में जाकर लिख रहा है कि विश्व में जैव विविधता के 100 से अधिक संवेदनशील स्थलों की पहचान की गई है। गलत है ना? विश्व में 36 आपके बायोडायवर्सिटी की हॉट स्पॉट है जिसमें से 4 हमारे भारत में है। एक पूर्वी हिमालय है, एक पश्चिमी घाट है, एक इंडो बर्मा बॉर्डर है और एक सुंडालैंड है। ये 4 ऐसे क्षेत्र हैं जो बायोडायवर्सिटी के हॉट स्पॉट हैं। बायोडायवर्सिटी की क्या है बच्चों? हॉट स्पॉट है। ठीक है, तो हमें जो रॉन्ग स्टेटमेंट मिल रहा है वो कौन सा है? फोर्थ है।
पहला स्टेटमेंट राइट है। 1986 में रोजेन, कहीं कहीं 1985 भी लिखा होता है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है, ध्यान रखना है बायोडाइवर्सिटी वर्ड था और ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वर्ड है। इसको 1988 में नॉर्मन मेयर्स ने दिया है। और हम बोल रहे हैं बायोडाइवर्सिटी ऐसे रीजन होते हैं जहाँ प्लांट्स एनिमल्स की क्या होती है, वैरायटी बहुत ज्यादा होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बच्चों, डी। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ हम बढ़े। पृथ्वी का जो वायुमंडल है निम्नलिखित में से किससे द्वारा तृप्त होता है ना। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। इनमें से कौन सा कारक है जो पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। ठीक है, तो बच्चों एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगा, तापमान जो है आपका, टेम्परेचर एंड इंसुलेशन वाला जो चैप्टर है उसको भी आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसी चैप्टर के अंदर हम एटमॉस्फेयर और उसका स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं। तो यह भी एक ऐसा हमारा टॉपिक है जहां से प्रति वर्ष हम लोगों को हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सिंपल सा हम लोग ये समझते हैं कि हमारा सन है, ठीक है, जो हमारी अर्थ से कितना दूर है, जो हमारी पृथ्वी से मात्र दूर है 14.98 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, 14.98 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, ये जो सूर्य है इसमें क्या, कौन सी प्रक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन की। न्यूक्लियर क्या होता है, फ्यूजन होता है ना। नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और हाइड्रोजन किस में बदलता है, हीलियम में। हाइड्रोजन किस में बदलता है, हीलियम में। और अपार मात्रा में क्या निकलती है, ऊर्जा। अपार मात्रा में क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। और इस अपार मात्रा में जो ऊर्जा निकल रही है वो सौर विकिरण के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, सौर विकिरण के फॉर्म में, सोलर रेडिएशन के फॉर्म में कहां पर आ रही है, हमारे अर्थ के सरफेस पर। कहां आ रही है, अर्थ सरफेस पर। ये पृथ्वी की सतह है ना, ये पृथ्वी की क्या है, सतह, अर्थ सरफेस है। अब देखो इस पृथ्वी की सतह को गर्म कर रहा कौन, आने वाला सौर विकिरण। ठीक है, और ये किस फॉर्म में आ रहा है, तो शॉर्ट वेव के फॉर्म में आ रहा है। ये लघु तरंग के रूप में आ रहा है, शॉर्ट वेव के फॉर्म में, लघु तरंग के रूप में नीचे आ रहा है ये पृथ्वी की सतह पर। तो पृथ्वी की सतह यदि पूछता तो हम लोग क्या कह देते कि पृथ्वी की सतह गर्म होती सूर्य से आने वाली लघु सौर विकिरण से। शॉर्ट वेव आपका सोलर रेडिएशन से कौन गर्म होता, अर्थ सरफेस। और जो पृथ्वी की सतह पर आकर के पहुंच जाती उसी को तो हम सौर विकिरण या इंसोलेशन बोलते हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, अब देखो 12 बजे सूर्य की किरणें कैसी, वर्टिकल है। ठीक है, और 12 से 2 बजे के बीच में क्या होगा, ये पृथ्वी की सतह खूब सारी गर्म हो जाएगी। और फिर अब ये यहां से क्या करेगी, पार्थिव विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, पार्थिव विकिरण टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का इमिशन करेगी। ठीक है, आया था सोलर रेडिएशन, ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन किसके फॉर्म में आया, शॉर्ट वेव के फॉर्म में आया। किसके फॉर्म में आया, शॉर्ट वेव के फॉर्म में। ऊपर कौन जा रहा है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जा रहा है। कहां से, अर्थ सरफेस से। क्यों जा रहा है, क्योंकि अर्थ की सरफेस एक्सेसिव हीटिंग कर रही है। तो जब ये पार्थिव विकिरणें जाएगी तो आपको ये पता है ना कि हमारे अर्थ के सरफेस में यहां पर कुछ ग्रीन हाउस गैसेस है, एटमॉस्फेयर में। हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, ठीक है, ओजोन वगैरह है, जलवाष्प है, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है। तो ये पार्थिव विकिरणों को रोकने का काम कौन करेगी, ये ग्रीन हाउस गैसेस करेगी। तो जो पृथ्वी की सतह से क्या निकला, पार्थिव विकिरण। कैसी पार्थिव विकिरण, दीर्घ, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, है ना, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो यदि हमसे पूछता है कि पृथ्वी की सतह किससे गर्म होती, तो हम बता देते कि सूर्य से आने वाली जो सौर विकिरण है, और वो भी कैसी, लघु। लेकिन वो हमसे पूछ रहा है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर किससे गर्म होगा, तो हम कह देंगे जो हमारी पृथ्वी से निकलने वाली पार्थिव विकिरण है, उन पार्थिव विकिरण से कौन गर्म होगा, हमारा वायुमंडल गर्म होगा। तो देखो पार्थिव विकिरण, लेकिन पार्थिव विकिरण भी कौन सी, दीर्घ, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, लेकिन कौन सा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो आप देख लीजिए इसमें कहां लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन लिखा है, तो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। दीर्घ तरंग कौन सी, पार्थिव, कौन सी, पार्थिव। ठीक है, लेकिन अगली बार यदि पूछे पृथ्वी की सतह किससे गर्म होती तो बता देना सूर्य से आने वाले लघु सौर विकिरण से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अभी जिसके बारे में हमने चर्चा की थी कि एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोजिशन वाला चैप्टर भी हमारा इंपॉर्टेंट है ना, टेम्परेचर और इंसोलेशन वाले चैप्टर में ही हम इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि भूपृष्ठ से ऊपर की ओर बढ़ने पर परतों को सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब हम लोग कहाँ जा रहे हैं,
अर्थ सरफेस में अपवर्ड जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, है ना। तो ये हमारी एटमॉस्फेयर की जो लेयर है इनको सीक्वेंस से अरेंज करना है। तो हम लोग तो एक बहुत छोटी क्लास में ये सारी चीजें हम पढ़ के आ जाते हैं कि सबसे नीचे ट्रोपोस्फीयर होता है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर होता है, उसके ऊपर मेसोस्फीयर होता है, ठीक है, उसके ऊपर आयनो या थर्मोस्फीयर होता है, आयनो या थर्मोस्फीयर होता है, और उसके ऊपर जाएंगे तो एक्सोस्फीयर होता है। और भी फिर जब हम लोग मैग्नेटिक एनर्जी वगैरह की हम बात करते हैं तो ऊपर जाएंगे तो मैग्नेटोस्फीयर भी हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ट्रोपोस्फीयर, हिंदी में हम इसको क्षोभ मंडल कहेंगे, समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल या ताप मंडल, आयन मंडल या ताप मंडल, और बाह्य मंडल, ठीक है। ये 5 परत हम लोगों को कहाँ मिल रही है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर मिल रही है। तो देख लो ये सीक्वेंस कहाँ मिल रहा है हम लोगों को। यहाँ क्षोभ मंडल दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, क्षोभ के बाद समताप मंडल यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन समताप के बाद यहाँ मध्य है, यहाँ भाई है, तो ये गलत हो गया हमारा, ठीक है। और मध्य के बाद यहाँ क्या लिखा है, भाई मंडल लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए राइट सीक्वेंस जो हमारा मिल रहा है वो ऑप्शन बी में, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर, थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी आप ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल लिख रहा है, तो क्षोभ को तो हम ट्रोपो बोलते ही हैं, समताप को भी हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटो, मध्य को भी हम क्या बोलते हैं, मेसो, लेकिन यह भाई वायुमंडल की जगह यहाँ इंग्लिश में लिख रहा है थर्मोस्फीयर, क्या लिख रहा है, थर्मो, और यहाँ लिख रहा है भाई वायुमंडल, ठीक है। तो आप कई बार इंग्लिश वाला वर्जन भी क्वेश्चन का देख लीजिए, खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चों से मैं बोल रहा हूँ बेटा, तो आपको क्वेश्चन को करने में बहुत ईजी रहेगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर आज का जो हमारा 9 है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा रचक कारक नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर या फॉर्मिंग फैक्टर। तो यदि आपको सॉइल का फॉर्मेशन करना है तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि द स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी, ठीक है। मिट्टी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं, और मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पेडोजेनेसिस कहते हैं, पेडोजेनेसिस, पेडोजेनेसिस किसको बोल रहे हैं, मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया को, ठीक है। फिर मृदा दिवस कब मनाते हैं, 5 दिसंबर को मनाते हैं। मृदा के निर्माण करने वाले कारक कौन कौन से, तो सबसे पहला है पेरेंटल रॉक, जनक चट्टान, पेरेंटल रॉक। दूसरा क्या है, जैविक कारक, बायोटिक फैक्टर, जैविक कारक। तीसरा होता है उच्चावच, उच्चावच, ये हम लोग बोलेंगे फिजियोग्राफी या टोपोग्राफी। अगला होता है समय अवधि, समय अवधि या टाइम पीरियड, ठीक है। और 5वां फैक्टर होता है क्लाइमेटिक कंडीशन, जलवायुवीय कारक, जलवायवीय कारक, ठीक है। तो अब देखो इन 5 फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सॉइल के फॉर्मेशन के लिए, जो पेडोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो यहाँ जनक चट्टान भी लिखा हुआ है, यहाँ उच्चावचीय स्थलाकृति भी लिखी हुई है, यहाँ जलवायुवीय दशा भी लिखा हुआ है, लेकिन हमने जो लिखा उसमें से यहाँ क्या गलत लिखा है, ये लिखा है मानव वास स्थान, ह्यूमन हैबिटेट। जो आपके सेंटर्स है ये हमारे सॉइल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो यही तो पूछ रहा था वो, कौन सा कारक नहीं है, तो मानव वास स्थान नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा, राइट आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो स्थल मंडल को निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम रूप में वर्णित करता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ठीक है। स्थल मंडल को सबसे अच्छे रूप में डिस्क्राइब कौन करता है, ठीक है। मैं आपको डे फर्स्ट भी बोला हूं कि हमारे सिलेबस में मेंशन कर रखा है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, बहुत छोटा टॉपिक है और वहां से हर बार हम लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आप जरूर उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हैं वहां से पढ़ लीजिए, और इसके अलावा आप 11th क्लास के जो एनसीईआरटी है पार्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों ले लीजिए। पार्ट सेकंड में हमारा फिजिकल ज्योग्राफी पूरा दे रखा है, जिसमें आपको रॉक्स, अर्थक्वेक, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, है ना, लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन वगैरह, ये सारी चीजें उसमें आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो लिथोस्फीयर और एक होता है स्टेनोस्फीयर। तो हम लोग हमारे अर्थ का जब इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो ये क्रस्ट होता है, क्रस्ट के नीचे ये मेंटल है और मेंटल के नीचे कोर है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। अब इस क्रस्ट के भी 2 पार्ट होते हैं, एक अपर क्रस्ट और एक लोअर क्रस्ट। इस मेंटल के भी 2 पार्ट है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, और इस कोर के भी 2 पार्ट है, अपर कोर और लोअर कोर, ठीक है।
तो पूरा का पूरा क्रस्ट और अपर मेंटल, पूरा का पूरा क्रस्ट और अपर मेंटल, ठीक है, क्रस्ट और अपर मेंटल, क्रस्ट पूरा और मेंटल का ऊपर वाला भाग मिलकर के किसका फॉर्मेशन करता, लिथोस्फीयर का। तो देखो जरा इसमें कहीं लिखा हुआ है क्या, तो ऑप्शन सी जब आप जाएंगे तो वहां लिखा हुआ है क्रस्ट एंड अपर मेंटल। क्या लिखा हुआ है, क्रस्ट और अपर मेंटल। और बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है लगभग एनडीए में 2 to 3 टाइम्स रिपीट हो चुका है। यदि आप प्रीवियस ईयर के 10 ईयर्स के पेपर आप लगा रहे होंगे तो आपको एटमॉस्फेयर को जो लेयर अरेंज करने वाला क्वेश्चन था वो भी लगभग 2 से 3 बार रिपीटेड है, और ये वाला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये भी लगभग 2 से 3 बार आपका रिपीटेड है, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल ना समझे कि इस तरह के क्वेश्चन वापस से रिपीट नहीं होंगे बच्चों, हो सकता थोड़ा बहुत उस क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो जाए, बट इस तरह से क्वेश्चन हमारे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था सीरीज का। तो बच्चों ये 2021 का जो पार्ट सेकंड था उस पार्ट सेकंड का आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को रिवाइज किया है। अगला हम लोग जो नए एपिसोड में 2021 का सेकंड का हम लोग सेकंड वाला पार्ट लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।